हे लिसनर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कोड ब्लू में। ये कहानी है चेन्नई में रहने वाले कविता की। कविता की उम्र 18 साल थी। कविता के परिवार में उसके माता पिता और उसका एक छोटा भाई विनीत, जो उससे लगभग 2 साल छोटा था, रहते थे। कविता को आपके और मेरी तरह हॉरर मूवीज और हॉरर स्टोरी सुनने का काफी शौक था। कविता का ननिहाल राजस्थान के जयपुर शहर में था। इस साल गर्मी की छुट्टियों में कविता की फैमिली का जयपुर जाने का प्लान था। कविता ने अपनी दोनों सहेलियों स्वाति और रिया को भी अपने साथ जयपुर चलने के लिए मना लिया था। 15 जून 2018 कविता अपनी फैमिली और दोनों फ्रेंड्स के साथ जयपुर अपने ननिहाल के लिए रवाना होती है। रास्ते में कविता की मम्मी उन चारों को एक किस्सा सुनाती है, भूत गली का। उनके ननिहाल के पास एक गली थी जिसे भूत गली के नाम से जाना जाता था। कविता और उसका भाई बचपन में दिन के समय उस गली के पास से गुजर चुके थे। कविता की मम्मी ने उन्हें बताया कि लोग जब रात को उस गली में जाते हैं तो उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जबकि उस पूरी गली में पिछले कई सालों से कोई नहीं रहता। और ऐसा क्यों था ये किसी को नहीं पता। कोई कहता है यहाँ एक औरत ने खुदकुशी कर ली थी, कोई कहता है कि किसी बुरे साये ने इस घर में रहने वाले सभी लोगों को मार दिया था। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन पिछले 70-80 सालों से उस पूरी गली में कोई भी रहने नहीं आया था। ऐसा कहा जाता है कि उस गली में रात के वक्त कोई नहीं जाता, और अगर कोई जाता है तो उस पर बुरी आत्माएं सवार हो जाती हैं। ये सारी बातें सुनकर वो चारों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो सब रात के समय उस गली में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ रियल में ऐसी कोई आवाज़ें आती है या ये सिर्फ लोगों का डर है। अब इन सबको जयपुर आए हुए 3 से 4 दिन हो गए थे। वो सब जयपुर में काफ़ी जगह घूम चुके थे। एक रात कविता की दोस्त स्वाति ने कहा कि आज हम सब उस गली में जाने का प्लान बनाते हैं। बाकी तीनों भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और रात होने का वेट करने लगे। वक्त लगभग 11:30 बजे। ये चारों अब घर के पीछे वाले दरवाजे से चुपचाप बाहर की तरफ निकले हैं। घर से कुछ ही दूरी पर वो गली थी। चारों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड थे। एक तो रात के वक्त ऐसे चुपचाप बाहर जाना, और वो भी भूत जैसी एक बात के लिए, ये उन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहा था। धीरे धीरे बिना आवाज़ के एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, खुशी और कुछ एडवेंचरस करने की बात से फेस पे हल्की सी स्माइल लिए वो चारों भूत गली की तरफ बढ़ जाते हैं। 5-10 मिनट चलने के बाद वो चारों उस गली के बाहर पहुंच जाते हैं। गली देखते ही कविता के मन में एक्साइटमेंट की जगह अब डर ने ले ली थी। तीनों लड़कियों को अब ये लग रहा था कि यहाँ आकर उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी उनकी नज़र गली के बाहर खड़े एक काले कुत्ते पे पड़ती है जो उन्हें ही देख रहा था, लेकिन उन पे भौंका नहीं। ये बात इन चारों को थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि रात के वक्त गली के कुत्ते किसी भी अनजान को देखकर उन पे भौंकते हैं या उनके पीछे भागते हैं, बट इस कुत्ते ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस घटना को अनदेखा कर ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चारों ने एक दूसरे का हाथ अब थोड़ा जोर से पकड़ लिया था। रात के 12 बजने वाले थे और इन सभी ने सुन रखा था कि रात की 12 बजे का समय भूतों का समय होता है। ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक मकान के पास पहुंचते हैं। वो सभी उस मकान को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्हें किसी औरत के जोर से हंसने की आवाज आती है। वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। घबरा कर जब पीछे देखते हैं तो विनीत हंसने लगता है, क्योंकि ये हंसी विनीत की ही थी। कविता विनीत पे बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उसकी इस हरकत से वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। विनीत ने कहा कि यार, मैं तो मस्ती कर रहा था, भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं 100% श्योर हूँ, यहाँ कोई भूत नहीं है और तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक नॉर्मल गली है जिसमें कोई नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं है कि ये भूतिया गली है। तुम सब ना थोड़ा रिलैक्स करो। ये सुनकर वो तीनों थोड़ा नॉर्मल होते हैं। गली के बाहर से आ रही हल्की हल्की रोड लाइट्स की रोशनी में खंडहर बन चुके इन बड़े बड़े घरों को देखने में मानो वो सब खो गए थे। तभी कविता को ध्यान आता है कि उन्हें यहाँ आए हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। कविता कहती है कि गाइस, यहाँ तो कोई भूत भूत नहीं है और काफी देर भी हो गई है, हमें अब वापस घर चलना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया कि हम लोग घर पे नहीं हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सभी वापस घर के लिए गली से बाहर निकल आते हैं। वो काला कुत्ता अभी भी गली के बाहर ही बैठा था। थोड़ी देर बाद चारों घर पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे बिना आवाज किए रूम में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह एक दूसरे से बात करते हुए विनीत कहता है कि देखा, वहां कुछ भी नहीं था, हम लोगों का सोचना बिल्कुल सही था, भूत भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। बट कुछ भी कहो, मजा तो बहुत आया था। ऐसे 3-4 दिन और निकलते हैं और इनके वापस चेन्नई जाने के दिन नजदीक आते हैं। तो विनीत एक आइडिया देता है।
वो कहता है कि आज अमावस की रात है और हमने मूवी में देखा है कि आज की रात भूत बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो क्यों ना चेन्नई जाने से पहले एक और बार उस गली में जाया जाए। आउटिंग भी हो जाएगी और वैसे भी हम परसों चेन्नई निकल ही रहे हैं, तो वापस पता नहीं ऐसा मौका मिले या ना मिले। कविता कंफ्यूज्ड नजरों से स्वाति और रिया की तरफ देखती है, मानो वो उनसे पूछ रही हो कि क्या करें। एक पल को दोनों थोड़ा सा सोचती हैं। उन्हें भी लास्ट टाइम काफी मजा आया था, तो वो दोनों भी हल्का सा अपना सर हाँ के इशारे में हिलाती है। अब वो चारों बेसब्री से रात होने का वेट करने लगते हैं, लेकिन आज घर वालों को सोने में थोड़ी देर हो जाती है। वक्त लगभग 1:30 बजे। काफी लेट हो चुका था, बट क्योंकि चारों काफी ज्यादा एक्साइटेड थे तो वो भूत गली जाने का प्रोग्राम कैंसिल नहीं करते और रात के 1:30 बजे पीछे के दरवाजे से चारों जने निकल जाते हैं। ये रात इन चारों को थोड़ी अजीब लगती है। कुछ डरावना सा एहसास होता है, लेकिन एक दूसरे से बिना कुछ बोले जैसे तैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं और गली के बाहर पहुंचते हैं। वो सभी उस काले कुत्ते को फिर से वहीं बैठा देख चौंक जाते हैं, बट आज वो कुत्ता उन्हें नहीं बल्कि गली के अंदर देखकर जोर जोर से भौंक रहा था। लेकिन गली में कोई भी नहीं था, वो बस अंधेरे में भौंके जा रहा था। जैसे ही ये चारों गली में एंटर होते हैं, वो कुत्ता उन चारों पे भौंकने लगता है, मानो वो उन्हें गली में जाने से रोक रहा हो। लेकिन तभी विनीत एक पत्थर उठाता है और जोर से उस काले कुत्ते को मारता है। पत्थर लगते ही कुत्ता वहां से भाग जाता है। आज पता नहीं क्यों इन चारों के मन में एक अजीब सा डर था। ये लोग उस गली में पहुंचते हैं। आज भी बाहर से रोड लाइट्स की हल्की सी लाइट अंदर आ रही थी, पर आज गली का अंधेरा उस लाइट को मानो अपने अंदर निकल रहा हो। ये काफी अजीब फीलिंग थी। तभी विनीत जोर जोर से बोलने लगता है, अगर यहाँ कोई है, कोई ऐसी ताकत जो हमें अपने होने का एहसास कराना चाहती है, तो हम तैयार हैं। तभी वहां खिड़की के जोर से खुलने की आवाज आती है। यह देख सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बट विनीत कहता है ये सिर्फ हवा थी। तीनों डर के कारण एक दूसरे के एकदम पास खड़े हो जाते हैं। तभी विनीत कहता है, आज थोड़ा मजा आया, बट यार आज भी कोई भूतनी जी के दर्शन नहीं हुए। लगता है आंटी भी अपनी तरह छुट्टियों में बाहर गई हैं। लेकिन आज उन तीनों के चेहरे पे कोई हंसी नहीं थी। आज इनका मन घबराया हुआ था। तभी उन्हें किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। ये चारों इधर उधर देखते हैं कि ये किसके भागने की आवाज थी, पर उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। कविता और उसकी सहेलियों के दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है। वो एक दूसरे से कहती है कि ये आवाज किसकी थी। तभी स्वाति बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। रिया भी बोलती है, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कुछ गड़बड़ होने वाली है, हमें अब जल्दी से घर चले जाना चाहिए। तभी विनीत अपना हाथ उठाकर जोर जोर से हंसने लगता है। कविता उस पर चिल्लाती है कि हमारा भी मजाक का कोई मूड नहीं है विनीत। तभी अचानक विनीत के सर पे कुछ चीज आकर गिरती है और विनीत हंसना बंद कर देता है। उन तीनों की आंखों में भी हल्का पाउडर सा कुछ गिरता है। कविता आंखें मसलती हुई विनीत के सर पर हाथ लगाती है तो उसके हाथों में कुछ लाल पाउडर जैसा फील होता है। वो तीनों देखती हैं कि विनीत का सर पूरा लाल हो चुका है। तभी उन चारों के बीच में एक छोटी सी गोल चीज आकर गिरती है और वो भी लाल कलर के पाउडर से ढकी होती है। कविता हिम्मत करके उस चीज को उठाती है। ये एक नींबू है और इस नींबू के चारों तरफ सिंदूर लगा हुआ है। तभी विनीत बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वो तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और रोने लग जाती हैं। उनके चेहरे पे लगा वो हल्का सा सिंदूर उनकी आंखों से निकले आंसुओं से और गहरे लाल रंग का हो गया था, मानो वो लोग खून के आंसू रो रहे हों। रिया के शरीर में कंपन शुरू हो जाता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तभी कविता को उसके सामने वाले घर के 2nd फ्लोर की खिड़की खुलने की आवाज आती है। वो जैसे ही उस खिड़की की तरफ देखती है तो उसे उस खिड़की में एक लाल साड़ी पहनी हुई औरत दिखाई देती है, जो खिड़की के बाहर की साइड अपने पांव कर बैठी है। ये देख कविता जोर से चिल्लाती है। कविता की चीख से विनीत को होश आता है और होश में आते ही विनीत उन तीनों को यहाँ से भागने को बोलता है। अब वो चारों अपनी पूरी ताकत से उस गली से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। गली के बाहर आते ही रोड लाइट्स की रोशनी में वो देखते हैं कि विनीत के सर पे कोई लाल सिंदूर नहीं है और ना ही उनके चेहरे पे कुछ लगा है। ये देखते ही वो सब जोर जोर से रोने लगते हैं। चारों की आंखों में आंसू और बहुत ज्यादा डर था। वो जितना तेज हो सके अपने घर की तरफ भागना शुरू करते हैं। जैसे तैसे वो चारों अपने घर पहुंचते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि अभी उनके साथ क्या हुआ। बिना किसी से कुछ बात किए वो अपने रूम में सोने चले जाते हैं। उन्हें डर के मारे रात भर नींद नहीं आती। विनीत को सुबह बहुत तेज बुखार आता है और वो तीनों भी
गुमसुम से हो जाते हैं। पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन विनीत का बुखार उतरने का नाम नहीं लेता। उस रात कविता को एक डरावना सपना आया, जैसे कोई औरत उसका गला दबा रही हो, और उस औरत ने वही लाल साड़ी पहनी थी जो उस दिन उस भूत गली वाली औरत ने पहनी थी। झटके से कविता की आंख खुलती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो सामने स्वाति और रिया को देखती है। वो दोनों भी जग रहे थे। जब कविता उन्हें ये बात बताती है तो वो कहते हैं, हाँ, हमें भी ऐसा ही डरावना सपना आया था। स्वाति को सपने में दिखाई देता है कि वह सुनसान जगह पे भाग रही है और मानो एक औरत चाकू लेके उसका पीछा कर रही है। विनीत की तबीयत बिगड़ती ही जा रही होती है। कविता की मम्मी और उसकी नानी को ये बात कुछ अजीब लगती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बच्चों के साथ ये हो क्या रहा है। कविता की मम्मी और नानी कविता को फोर्सफुली पूछते हैं कि बताओ, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है? तुम लोग इतना अब नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहे हो? और विनीत के साथ आखिर क्या हुआ है? डॉक्टर को दिखा दिया है, इतनी दवाएं दे दी हैं, फिर भी बुखार उतर ही नहीं रहा है। क्या हुआ है, सच बताओ। कविता और उसकी फ्रेंड्स मम्मी और नानी को पूरा किस्सा सुनाते हैं। यह सब सुनने के बाद कविता के घर वाले बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। कविता की मम्मी और नानी उन सबको बहुत डांटती हैं, बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पूरे परिवार को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। थोड़ी देर बाद कविता की नानी बोलती है कि अब हमें पंडित जी को बुलाना ही होगा, वही कुछ उपाय करेंगे। अगले दिन नानी पंडित जी को घर बुलाती है और सारी बात बताती है। पंडित जी कहते हैं कि हमें एक हवन करना होगा और इन चारों को उस हवन में बैठना होगा। पंडित जी हवन की तैयारियां शुरू करते हैं। इन चारों से पंडित जी हवन में मंत्र बुलवाते हैं। हवन 2 घंटों तक चलता है और लास्ट में पंडित जी चारों को एक रक्षा सूत्र देते हैं। कहते हैं कि इस रक्षा सूत्र को कभी मत खोलना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा और माता रानी सब ठीक करेगी। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो बुरी बला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन आप लोगों ने उसे परेशान किया है, उसका मजाक बनाया है, उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। आज के बाद जयपुर के इस घर में आप लोग नहीं आ सकते, वरना परिणाम कुछ भी हो सकता है। ये उपाय करने के बाद उन चारों को डरावने सपने आने बंद हो जाते हैं और अब उन्हें इतना डर भी महसूस नहीं होता है। उसके 2 दिन बाद वो सभी चेन्नई वापस लौट जाते हैं। चेन्नई आने के बाद जयपुर से उन्हें एक फ़ोन आता है कि नानी जी की कल रात को डेथ हो गई है। उन्होंने 2nd फ्लोर से कूदकर अपनी जान ले ली, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने खून से दीवार पे कुछ लिखा था, अगर मुझसे मिलना हो तो तुम्हें पता है मैं कहाँ मिलूंगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ट्यूनिंग इन। अगर आप भी मेरी तरह हॉरर स्टोरीज़ के दीवाने हैं या किसी को जानते हैं तो ये वीडियो उसे ज़रूर शेयर करें, और हाँ, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई स्टोरी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। गुड नाइट।